दोस्तों रिलायंस पावर की बात करते तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई। एक दिन की तेजी के बाद स्टॉक ने फिर से भारी भरकम गिरावट दिखाई। उसके पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। आज निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त टूटा है। ऐसे में स्टॉक तो नीचे आना ही था, लेकिन रिलायंस पावर हुई या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों की कंपनियों में रीस्ट्रक्चर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पूरी तरह से बोर्ड को बदला जा रहा है, कुछ नए फैसले किए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर एक बेहतर स्टॉक बन पाएगा? क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ऊपर थी 2008 के पहले। 200-300 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक जो इस समय 30-35 रुपये में मिल रहा है। अब क्या ये फिर से उस लेवल तक जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। स्टॉक आज गिरावट की चपेट में था क्योंकि बाजार में गिरावट थी, लेकिन क्या जेपी पावर में आने वाले समय में संभावना पॉजिटिव बनेगी? ये दोनों ही ग्रुप बहुत पुराने, चाहे वो रिलायंस पावर हो ग्रुप हो अनिल अंबानी का, या फिर जेपी एसोसिएट ग्रुप हो। क्या है आगे की रणनीति इन स्टॉक को लेकर? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 35.60 पर। क्लोजिंग कल 35.74 के आसपास थी। इंट्राडे में 35.60 का ही हाई है और वहां से गिरावट का दौर शुरू हुआ। 34.06 का इंट्राडे का लो बना और अंत में गिरावट के साथ 34.44 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.64% की गिरावट थी। अच्छी बात यह कि लोअर सर्किट तो नहीं लगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था और कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। यानी वॉल्यूम में बिल्कुल एक तरह से ठहराव सा आ गया, एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर, तो देखो कि 7 नवंबर को स्टॉक लगभग 45 के आसपास था। काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हुआ और 6 ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट हुई। बाजार में भी गिरावट का माहौल था और अनिल अंबानी के लिए भी एक बड़ा झटका लगा जब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। कोई भी टेंडर में वो हिस्सा नहीं ले सकते। इस खबर ने एक माहौल निगेटिव बनाया और गिरावट होते होते देखिए स्टॉक आ गया फाइनली 34 पे, जो 45 के आसपास था। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं 19 नवंबर को एक दिन के लिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक 35 के आसपास फिर आए, लेकिन फाइनली आज फिर से 34 के आसपास आ गया क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है। अब यहाँ पे देखो कि रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि रिलायंस पावर अपने बोर्ड को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फैसले लिए गए। कंपनी ने विजन 2030 पेश किया है, जिसके दौरान 2030 तक कंपनी को एक ज़बरदस्त मजबूत कंपनी बनाना है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को। और इस विजन 2030 के तहत जो ग्रोथ स्टोरी है उसको मजबूत करना है। इसके लिए कुछ नई अनाउंसमेंट हुई है। अशोक पाल जो सीएफओ रिलायंस पावर के थे उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में। सचिन मोहापात्रा जो सीईओ शासन पावर प्लांट के थे, और जो हरमजीत सिंह नेगी प्रेसिडेंट जो थे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के, उनको भी यहाँ पे बोर्ड के अंदर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। और पार्थ शर्मा जो प्रेसिडेंट ग्रुप थे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के, उनको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे रिलायंस इंफ्रा में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसका मतलब यह है कि रिलायंस पावर अब अपने अंदर जो पहले कमियां थी उनको दूर करना है, नई एक टीम तैयार करनी है, कि यंग टीम तैयार करनी है जो कंपनी को ऊपर लेके जा सके। यानी आने वाला जो समय है वो रिलायंस पावर के लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। इन्होंने अभी रिसेंटली ही जो रोज़ा पावर प्लांट है उसका भी सारा कर्ज चुका दिया। करीब 850 करोड़ का जो कर्ज था उसको चुका के जीरो डेट पे लाया उसको भी। तो सारी कंपनियां लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब रिलायंस पावर को अपने धीरे से अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाना, उसी पे उनको फोकस करना है और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एक जो बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए अभी फोकस कर रही है। नई सरकार का गठन हुआ है। वो देख सकते हो कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लाई है, उस स्कीम के तहत हर घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने के ऊपर सरकार की तरफ से योजना को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बिजली के मुफ्त योजना का फ़ायदा उठा सके। और आप समझ सकते हो कि ये सोलर पैनल की जो ये स्कीम है, यह आने वाले समय कम से कम 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से बिजली प्रोवाइड करना चाहती है सरकार।
तो इससे आने वाले समय आप देख सकते हो कि अलग-अलग जो राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, रिलायंस पावर को बेनिफिट होगा क्योंकि रिलायंस पावर भी सोलर सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, तो आने वाले समय रिलायंस को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। वैसे रिजल्ट भी इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 1.96 थाउज़ेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 4.36% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 2.88 थाउज़ेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 1310% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 7.17 रहा, जहाँ पे 1238% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 146% के आसपास रहा, जहाँ पे 1365% का ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है। कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे कम कर रही है। आने वाले समय उम्मीद है कि ये रिलायंस पावर बेहतर करेगा और फिर एक तेज़ी की दौर शुरू हो सकता है। अब चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 16.66 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। जो क्लोजिंग थी देख सकते हो कि परसों की, अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 16.75 का हाई भी बना, यानी बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेज़ी की संभावना दिख रही थी, लेकिन बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल शुरू हुआ। और इसके पीछे वजह ने अदानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगे यूएस में कि उन्होंने बड़ी रिश्वत दी है और इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ा। वहाँ पे भारी भरकम गिरावट हुई और निफ्टी के अंदर भी है अदानी ग्रुप के शेयर, जिसकी वजह से बाजार गिरा। तो अंत में आप देखें तो 16.28 का इसने लो बना के क्लोजिंग है वो 16.31 के आसपास दिए, जहाँ पे 2.10% की गिरावट थी। तो निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन जल्द ही देख सकते हो जेपी पावर सुधरता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में 1456% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 50 पैसे के आसपास स्टॉक था कोविड काल में। 3 ईयर की बात करें तो 275% का इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 20% का नॉर्मल सा रिटर्न मिला है, लेकिन पिछले 3 महीनों में अब 13% की गिरावट हो चुकी है और पिछले 1 महीने में 15% गिर चुका है स्टॉक और वन डे के हिसाब से 2% की गिरावट है। यानी पिछले 3 महीनों में जिसने निवेश किया उसको इस समय लॉस हो रहा है। वैसे कंपनी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में सबसे बड़ा, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर पावर प्लांट है। अब हाइड्रो पावर को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार करीब 31,350 मेगावाट हाइड्रो पावर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी बड़े पहला ऐलान किया गया। आने वाले नेक्स्ट 8 साल में इस कैपेसिटी को पाना है और इसके माध्यम से सरकार करीब 1 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से खर्च करने को तैयार है। तो काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है और हाइड्रो पावर जो रिन्यूएबल के एक सोर्सेज है जिसके माध्यम से बिजली का निर्माण होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जेपी पावर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार ने जिस तरह एक बड़ा अप्रूवल दिया है तो हो सकता है कि जेपी पावर भी इसका फ़ायदा उठाए। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जेपी पावर के लिए भी। अब जेपी पावर की बात करें तो इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू 1.23 थाउज़ेंड करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 9.14% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई। रेवेन्यू में थोड़ी कमी आई है, लेकिन नेट इनकम की बात करें तो 182.66 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 166% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.89% है, जहाँ पे 192% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, रेवेन्यू में कमी जरूर आई है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की अक्टूबर मंथ में। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 8.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 4.75% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 6.98% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.99% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 2.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 4.94% यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ेगी। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी आपको 10.63% MOM बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.60% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्विट वेट ने यहाँ पे 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 20% मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप ने यहाँ पे 0.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 7.85% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एडलवाइज
निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 8.75% बढ़ी है। सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, सिर्फ एक निप्पॉन इंडिया ने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, बाकी ओवरऑल यहाँ पे जितने म्यूचुअल फंड सब ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये संकेत है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।